जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आप जानते हैं कि अपने कल के लेक्चर में हमने दो चीज़ों को कवर किया था। आपको याद होगा हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने बात की थी आपके साथ ऑन टू एस्पेक्ट्स। सबसे पहले हमने बात की थी अपने लास्ट लेक्चर में डेफिनेशन ऑफ इकनॉमिक्स के ऊपर बात की थी। तो हमने इकनॉमिक्स को डिफ़ाइन किया था और डिफ़ाइन करने के साथ साथ हमने इकनॉमिक प्रॉब्लम को भी उसके साथ ही लिंक करके मुकम्मल कर लिया था। तो ये हमारे जो है वो कल के टॉपिक थे दोनों। आज के टॉपिक में हम बात करना चाह रहे हैं ब्रांचेस ऑफ इकनॉमिक्स के ऊपर। तो आज का हमारा जो टॉपिक्स है वो ब्रांचेस ऑफ इकनॉमिक्स के ऊपर होगा। इस टॉपिक में हम बताएंगे कि इकनॉमिक्स की क्लासिफिकेशन हम कैसे कर रहे हैं और किन एस्पेक्ट्स पे कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ इकनॉमिक्स कैसे कर रहे हैं हम। क्लासिफिकेशंस ऑफ इकनॉमिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ इकनॉमिक्स में सबसे पहली चीज़ तो जो है ना वो ये है कि हमें जो है वो ये देखना होता है कि इकनॉमिक्स के हम अगर दो क्लासिफिकेशन कर लें तो इसकी एक तो बुनियाद बनती है डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो डिस्कस हो रहे हैं इकनॉमिक्स में उनके एतबार से, और एक उन कॉन्सेप्ट्स के लेवल। ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट आप ये कह सकते हैं कि इन द नेचर, कि नेचर को अगर आप देखते हो तो उसकी क्लासिफिकेशन अलग है, लेवल की अलग है। लेवल्स जो होते हैं इकनॉमिक्स के वो दो हैं, इसलिए इनमें तो कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। तो पहले भी आप देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि एक इकनॉमिक्स की ब्रांच है जिसको हम कहते हैं माइक्रो इकनॉमिक्स। ये फर्स्ट डेफिनेशन में बात हुई थी आपके साथ जब हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था। और दूसरा है मैक्रो इकनॉमिक्स, कि इसके दो लेवल हैं, माइक्रो इकनॉमिक्स एंड मैक्रो इकनॉमिक्स। लेकिन दूसरी तरफ कॉन्सेप्ट्स आता है इसके नेचर का। तो नेचर के एतबार से इकनॉमिक्स को जो है वो दो, सबसे पहले तो इस मेयार पे जांचा जाता है कि क्या इकनॉमिक्स जो है वो आर्ट है, ठीक है, या ये देखा जाता है कि इकनॉमिक्स एक साइंस है। अब आर्ट है तो वो तो एक अलग बिल्कुल चीज़ होगी, लेकिन अगर साइंस है तो फिर दो सवाल आ जाते हैं कि क्या ये पॉजिटिव साइंस है या ये नॉर्मेटिव साइंस है। तो ये किताब में आई कैप ने इसको मुख्तलिफ जगह पे प्रिंट किया हुआ है, लेकिन मैंने इन सबको एक ही जगह क्लासिफिकेशन को ला के एक जगह बांध दिया है ताकि कॉन्सेप्ट एक ही जगह आपका पुख्ता सा बन जाए, मजबूत सा एक कॉन्सेप्ट बन जाए और इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो फिर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन के एतबार से दो हिस्से हो गए ना, लेवल माइक्रो और मैक्रो। इसको भी बाद में देखते हैं चूँकि पहले हम इसको देख भी चुके हैं, लेकिन पहले देखते हैं नेचर एंड कॉन्सेप्ट के एतबार से इकनॉमिक्स जो है वो आर्ट है या साइंस है। सबसे पहली बात यह है कि आर्ट का मतलब क्या है। कहते हैं कि आर्ट एक ऐसा तरीक़ा कार है जिसके अंदर आर्टिस्ट अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करता है, अपनी इमेजिनेशन को इस्तेमाल करता है, ठीक है जी, इमेजिनेशन को इस्तेमाल करता है, और अपने जो उसके पास सारे का सारा आप कह सकते हैं कि उसके पास जो एक्सपर्टीज़ हैं वो उनको इस्तेमाल करता है, और इस्तेमाल करके वो कुछ ऐसा कर जाता है कि जिससे कोई या तो कोई आउटस्टैंडिंग चीज़ बन जाए या वो कोई गोल या ऑब्जेक्टिव अचीव कर जाता है, ऑब्जेक्टिव अचीव कर जाता है। वो कुछ ऐसा बना जाता है, ऐसा कोई मास्टरपीस बना देता है जिसके नतीजे में वो पूरी दुनिया की को इंस्पायर कर सकता है। तो हम ये कहते हैं ये आर्ट है। यानी मुख्तसर आप ये कह सकते हैं
कि एक इंसान अपने स्किल्स, एक्सपर्टीज़ और इमेजिनेशन को इस्तेमाल करके कोई मास्टरपीस बना दे जिससे उसके ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएं और लोग उनसे इंस्पायर हो जाएं। मिसाल क्या हो सकती है? देखिए, मेरे जो है साइड पे एक तस्वीर आ रही है। ये तस्वीर किस चीज़ की है? जी शाबाश, ये तस्वीर किस चीज़ की है? शाबाश, ये तस्वीर जो है किस चीज़ की है? शाबाश। सो एनीबॉडी कैन टेल मी? जी, अब्दुल हसीब है, अबीर है, अतिया है, हिना है, जवेरिया है, जवाद है, ठीक है जी, आसन नदीम है, महानूर है, मोइज़ है। तो आई वांट टू नो दैट कि किस चीज़ की पिक्चर है। तो आप सब बच्चे कहते हैं कि ये एक बिल्ली है, मानो है, कैट है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये आम कैट नहीं है। आम कैट होती तो वो तो आप अपने कैमरे से, एक्चुअली ये किसी का इंतहाई ज़्यादा इमेजिनेटिव तशख़्ख़ुस है कि उस इंसान ने अपनी क्रिएटिविटी को इस्तेमाल किया, इमेजिनेशन को इस्तेमाल किया और एक मकसद को हासिल किया जिससे उसने लोगों को अपनी इमोशनल पावर से इंस्पायर किया। सवाल ये है कि क्या इकोनॉमिस्ट ऐसा करते हैं? कहते हैं जी, इकोनॉमिस्ट भी ऐसा करते हैं। वो बिल्ली की तस्वीर नहीं बनाते, वो ये करते हैं कि अपने नॉलेज से को इस्तेमाल करके पर्टिकुलर गोल्स को अचीव करते हैं। अपने नॉलेज को इस्तेमाल करके पर्टिकुलर गोल्स को अचीव करते हैं। मिसाल के तौर पे एक ख़राब इकोनॉमी में भी वो अपने आर्ट की मदद से प्राइसेस को कंट्रोल कर लेते हैं। वो एक ख़राब इकोनॉमी में भी अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल कर लेते हैं। अपने इल्म की मदद से अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल कर लेते हैं। वो एक ख़राब इकोनॉमी में एक्सचेंज रेट को 150 या 55 पे रोक लेते हैं, डॉलर की प्राइस को। तो ये उनका आर्ट ही तो है, और क्या है। और वो इनकरेज कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट को और इंश्योर करते हैं ग्रोथ को। तो ये उनका आर्ट है कि वो अपनी स्किल्स को, अपने एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए वो प्राइसेस को कंट्रोल कर लेते हैं, वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेते हैं और वो ग्रोथ को जो है वो बढ़ा लेते हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी कैन से कि यस, इकोनॉमिक्स इज़ एन आर्ट। इकोनॉमिक्स एक आर्ट है। क्लियर जी? इकोनॉमिक्स एक आर्ट है कि जिस तरह वो एक पिक्चर बनाता है और इंस्पायर करता है, इस तरह इकोनॉमिस्ट भी इंस्पायर करते हैं। ख़राब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कंट्रोल कर लेते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है जी, एक्सचेंज रेट कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये उनका आर्ट है। क्या ख्याल है बच्चों? इज़ इट सो और नॉट? चलिए आप फैसला करें कि ऐसा है या नहीं है। क्या इकोनॉमिस्ट ऐसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और क्या ये उनका आर्ट है कि नहीं है? जी शाबाश बच्चों। यस, ये उनका आर्ट ही तो है, और क्या है। अच्छा, अब चलते हैं, बात करते हैं साइंस क्या होती है। साइंस के बारे में कहा जाता है कि साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड फैक्ट्स। साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड फैक्ट्स है जो दो काम करती है, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप एक्सप्लेन करती है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये है साइंस का काम। तो साइंस जो है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करती है। अगर इस सेंस में देखा जाए तो हम साइंस को इस नज़र से देखते हैं कि जैसे आपने हीट पहुंचाई पानी को तो मॉलिक्यूल्स फास्ट हो गए। मॉलिक्यूल के फास्ट होने से पानी बॉयल होना शुरू हो गया। तो ये इसका कॉज है और ये इसका इफ़ेक्ट है, ठीक है।
अच्छा, आपने एक गेंद को जोर से दीवार पे मारा और एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन, हर एक्शन का बराबर अपोजिट रिएक्शन होता है। लिहाजा आपने जितनी ज़ोर से गेंद को दीवार पे मारा है या दीवार को गेंद पे मारा है, उतनी देर से गेंद वापस आई है। तो लिहाजा हर एक्शन का रिएक्शन होगा। तो ये कॉज है और ये इफेक्ट है। अब आ जाइए इकोनॉमिक्स की तरफ। इकोनॉमिक्स में भी तो आप यही कहते हैं, आप खुद ही कहते हैं कि सर अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, और आप कहते हैं कि अगर प्राइस ज़्यादा हुई तो डिमांड कम हो जाएगी। तो ये कॉज है, ये इफ़ेक्ट है, ये कॉज है, ये इफ़ेक्ट है। तो यहाँ पे भी कॉज एंड इफ़ेक्ट है। डिक्रीज इन प्राइस कॉजेज इंक्रीज इन डिमांड, ये कॉज है और ये इफ़ेक्ट है। ठीक है। इन्फ्लेशन हाई हो जाएगा, लोगों का म्यार ज़िंदगी गिर जाएगा। अगर अच्छा खाना खाते हैं बुरा खाना खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनते हैं बुरे कपड़े पहनेंगे। तो ये कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप है। तो हम कहते हैं क्या, फिर इकोनॉमिक्स से आए तो हम कहेंगे यस ये साइंस भी है, क्योंकि ये कॉज एंड इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन करती है। बल्कि बहुत सारी साइंसेस में इसे इसलिए पढ़ाया जाता है कि लोगों की साइंटिफिक अप्रोच बनाई जा सके। तो लिहाजा हम ये मानते हैं कि इकोनॉमिक्स यस इट इज़ अ साइंस। क्लियर हुआ बच्चों? क्योंकि ये भी कॉज एंड इफ़ेक्ट को डिस्कस करती है। अब दूसरी तरफ अगर ये फैसला हो गया कि ठीक है आर्ट है, अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करके, अपने नॉलेज को इस्तेमाल करके मकासद को हासिल किया जाता है, ये आर्ट है। दूसरी तरफ हर मामले को इस तरह डिस्कस किया जाता है कि प्राइस कम हुई डिमांड बढ़ गई, कॉज एंड इफेक्ट, तो ये साइंस भी है। अब साइंस है तो कैसी साइंस है? क्या ये पॉजिटिव साइंस है, नॉर्मेटिव है, ये दोनों है? अब सवाल ये पैदा होता है कि पॉजिटिव साइंस क्या होती है और नॉर्मेटिव साइंस क्या होती है। पॉजिटिव साइंस साइंस की वो ब्रांच है जहाँ पर नए नए कॉन्सेप्ट दरियाफ्त किए जाते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट्स दरियाफ्त किए जाते हैं। तो ये वो ब्रांच है जहाँ पे नए नए कॉन्सेप्ट्स दरियाफ्त किए जाते हैं, नए मॉडल बनाए जाते हैं, नई थ्योरीज़ बनाई जाती हैं, और एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट्स एंड मॉडल्स को टेस्ट किया जाता है साइंटिफिक बुनियाद पे। किसकी मदद से? डेटे की मदद से प्रूव किया जाता है, साबित किया जाता है कि आया ये थ्योरीज़, ये कॉन्सेप्ट आज भी सही है कि नहीं है। यानी आज भी लॉ ऑफ डिमांड को जो है वो साबित किया जाता है। तो हम पढ़ा रहे हैं कि नॉर्मल गुड्स में ये रिलेशनशिप है, और जब इन्फीरियर गुड आई तो फ़ौरन कह दिया कि उसमें ये रिलेशनशिप नहीं है, रिसर्च नहीं बताया ना हमें। क्या हाल है बच्चों? तो हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव साइंस है। यहाँ हर वक्त डिस्क्रिप्शन की जाती है, क्वांटिफिकेशन की जाती है, वेरिफिकेशन की जाती है, जो भी एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्योरीज़ हैं उनके बारे में। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम जी, कि जो भी थ्योरीज़ हैं उनके एक्सप्लेनेशन की जाती है, वेरिफिकेशन की जाती है, क्वांटिफिकेशन की जाती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। डन हो गया जी? जी, जवाद, अतिया, जवेरिया, उमर, ठीक है, और रक्षिंदा जी। तो ये बात डन हो गई, ये ऐसा होता है इसमें। लेकिन दूसरी तरफ क्या इकोनॉमिस्ट को बुलाकर उनसे स्टेटमेंट नहीं लिए जाते हैं, उनसे जजमेंट नहीं ली जाती, उनसे ओपिनियन नहीं ली जाती, उनसे इकोनॉमिक पॉलिसीज नहीं बनाई जा रही? तो शौकत अजीज साहब क्या कर रहे हैं फिर? तो बात यह है कि दूसरी तरफ इकोनॉमिस्ट को बुलाकर उनसे ओपिनियन ली जाती है, उनसे पॉलिसीज बनवाई जाती हैं, उनसे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को हेड करवाया जाता है। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जनाब ये नॉर्मेटिव साइंस भी है, जहाँ ओपिनियन है, सजेशंस हैं, पॉलिसीज़ हैं और बाकी सारा कुछ है। क्लियर जी? तो इसका मतलब ये हुआ कि यस, ऑन द वन साइड इट इज़ आर्ट बिकॉज द इकोनॉमिस्ट यूज देयर स्किल्स टू अचीव द goals of controlling inflation, unemployment and exchange rate. On the other hand,
इट्स एक्सप्लेन कॉज एंड इफेक्ट दैट फॉल इन प्राइस कॉजेज इंक्रीज इन डिमांड, तो कॉज एंड इफेक्ट को भी एक्सप्लेन करता है, लिहाजा ये साइंस है। लेकिन जब हम देखते हैं इसको इन डेप्थ, तो ये अपनी थ्योरीज को, अपने थॉट्स को, अपने नए नए कॉन्सेप्ट को प्रूव भी करते हैं, और जब ये प्रूव करते हैं तो ये पॉजिटिव साइंस भी है, और उसके साथ साथ ये मुख्तलिफ़ चीज़ों पर राय भी देते हैं, पॉलिसीज़ भी बनाते हैं, ठीक है, सजेशंस भी देते हैं, स्टेटमेंट भी देते हैं। तो लिहाजा ये जो लोग हैं ये नॉर्मेटिव साइंस को भी डील कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स एट ए टाइम आर्ट भी है, साइंस भी है, पॉजिटिव साइंस भी है और नॉर्मेटिव साइंस भी है। क्लियर हो गई जी बात। तो ये एक साइड हमारी डन हो गई। अब चलते हैं दूसरी तरफ। दूसरी साइड पे आधा काम तो, आधे से ज़्यादा काम तो हम पहले ही कर चुके हुए हैं, कि जब आपको डेफिनेशन लिखाई थी वहीं समझ आ गया था कि ये माइक्रो और मैक्रो बच्चों को बतानी है। लिहाजा जिस दिन हमने ये डेफिनेशन की बात की थी उसी दिन हमने आपको यूँ लिखवाया था कि इकोनॉमिक स्टडी फाइनेंशियल डिसीजंस ऑफ बायर एंड सेलर। और बायर और सेलर कहाँ होते हैं? बायर और सेलर होते हैं मार्केट्स में। बायर और सेलर कहाँ होते हैं? मार्केट में होते हैं, ठीक है। और दूसरा बिहेवियर किसका था इकोनॉमिक डिसीजन? गवर्नमेंट एंड फॉरेन बायर, गवर्नमेंट एंड फॉरेन बायर का। अब देखा जाए तो एक दूसरे एंगल से देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो ग्रीक मीनिंग है, यानी यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, वो है स्मॉल, छोटे लेवल पे। इकोनॉमिक्स का छोटा लेवल मार्केट है, जहाँ पे दो एंटिटीज़ हैं, एक बायर है और एक सेलर है। दूसरे अल्फाज में एक को हम कंज्यूमर या हाउस होल्ड कहते हैं और दूसरे को हम फर्म्स कहते हैं। तो इन दोनों के रवैये के मुतालिया को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में अभी हमने पिछले चैप्टर में देखा कि बायर की तरफ से डिमांड आती है और सेलर की तरफ से सप्लाई, और ये दोनों जहाँ बराबर होते हैं वहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस होता है, और जहाँ पे ये आगे पीछे होते हैं वहाँ चेंजेस इन प्राइसेस होती हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मेनली स्टडी ही इस चीज़ की है कि इज़ अ स्मॉल लेवल मार्केट लेवल स्टडी in which we see the behavior of buyer and seller, where demand and supply equate and determine the prices, and fluctuation in demand and supply makes the changes in prices. On the other hand, if we see the firm also deal with cost and production, which we will going to study in the chapter number 5. तो हम चैप्टर नंबर 5 में जाके इसको स्टडी करेंगे। क्लियर जी। तो ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर आती है गवर्नमेंट एंड फॉरेन बायर। चूँकि ये दोनों बड़े एजेंट्स हैं, ठीक है, तो चारों एजेंट बायर, सेलर, गवर्नमेंट, फॉरेन बायर, लेकिन ये बड़े एजेंट हैं, लिहाजा इन्हें लार्ज सिस्टम में डाला जाता है। तो मैक्रो मीन्स लार्ज, इन विच वी स्टडी इकोनॉमी एज अ होल। चूँकि माइक्रो इज़ अ स्टडी ऑफ अ ट्री एंड मैक्रो इज़ अ स्टडी ऑफ होल फॉरेस्ट, तो लिहाजा मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम दोनों को ऐड करते हैं, गवर्नमेंट एंड फॉरेन बायर। और जब ये आते हैं तो फिर हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी साथ आएंगी। वो पॉलिसीज़ कौन सी हैं जिनको हम इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कहते हैं? जैसे फिस्कल पॉलिसी है और फिर आपकी मॉनेटरी पॉलिसी। तो अब आप देखेंगे तो जितना भी आपकी किताब में लिखा है आई कैप की, उसको मैंने सिर्फ एक टेबल में ख़त्म कर दिया है। उसकी वजह यह है कि हमारा नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट पे तकरीबन 1-1.5-2 पेज लिखे हुए, लेकिन उसको मुझे पढ़ाने का फ़ायदा क्या, चूँकि आगे जाके चैप्टर नंबर 6 में मैंने नेशनल इनकम का पूरा चैप्टर पढ़ाना है, चैप्टर नंबर 11 में मैंने इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट पूरा पढ़ाना है, और फिर उसके बाद मैंने इकनॉमिक पॉलिसीज़ के ऊपर 3 चैप्टर पढ़ाने हैं, एक मॉनेटरी पॉलिसी, एक फिस्कल पॉलिसी और एक जो है आपकी पब्लिक फाइनेंस।
तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है मैं इनको यहाँ डिस्कस करूँ, इनको मैं वहाँ जाके डिस्कस करूँगा। एक और वजह है कि मैं इनको यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि अगर माइक्रो इकनॉमिक्स का सवाल आया थ्योरी में तो 3 नंबर का आएगा, मैक्रो का आया तो 3 नंबर का आएगा, तो मुझे ज़रूरत क्या इतनी तफसील में जाने की, मुझे उतना ही पढ़ाना है जितना पेपर में आता है। तो मैं सिंपल सी बात करता हूँ कि माइक्रो इकनॉमिक्स स्मॉल इज़ अ स्टडी ऑफ बायर एंड सेलर, इज़ अ मार्केट इक्विलिब्रियम या डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस, चेंजेस इन प्राइसेस, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन। दूसरा मैक्रो इकनॉमिक्स है जिसके अंदर हम स्टडी कर रहे हैं गवर्नमेंट को और फॉरेन बायर को, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को, नेशनल इनकम को, इन्फ्लेशन को और अनएम्प्लॉयमेंट को। दिस इज़ व्हाट यू कैन से द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। अगर आपको समझ आई है तो जी लिखकर एंटर कर दीजिए, मामला हल हो गया। जी शाबाश, जवेरिया ठीक कह रही हैं, रक्षिंदा ठीक कह रही हैं, जी शाबाश, आतिया भी, हिना भी और हिना इकराम भी। जी, लड़कों में से किसी की राय नहीं आई, मोहम्मद अली की आई है, उमर फारूक की आई है, ठीक है। अच्छा जी, तो चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया कि हमने ये समझ लिया कि इकनॉमिक्स जो है वो एक साइड पे तय हो गया, आर्ट भी है, साइंस भी है, पॉजिटिव साइंस भी है, नॉर्मेटिव साइंस भी है। दूसरी तरफ इसके लेवल समझ आ गए कि इकनॉमिक्स के 2 लेवल हैं, और एक है माइक्रो इकनॉमिक्स और एक है मैक्रो इकनॉमिक्स। अब यहाँ पे हम ये कहते हैं कि लेक्चर का एक पार्ट कंप्लीट हो गया। दूसरा पार्ट जो है उसके अंदर 3 छोटी छोटी सी बातें हैं जो डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो देखते हैं इकनॉमिक्स के बेसिक क्वेश्चंस क्या हैं। अगर आप एज एन इकोनॉमिस्ट एक इकोनॉमी को मैनेज कर रहे हैं, कि फ़र्ज़ कीजिए आप इकोनॉमिस्ट बन जाते हैं एंड यू आर बीइंग गिवन एन इकोनॉमी, तो आपके सामने 3 बड़े सवालात आएंगे। ये जो 3 बड़े सवालात हैं, इसके अंदर सबसे पहला सवाल जो आपके सामने आएगा वो आएगा व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए। क्योंकि इकोनॉमी का एक बड़ा अहम मोंबा है कि यहाँ क्या चीज़ें प्रोड्यूस होनी चाहिए। चूँकि यहाँ चीज़ों की बहुत सारी इकसाम है, लेकिन 2 बड़े इश्यूज़ रहते हैं हमारे नोट्स में। एक ये रहता है कि क्या हमें नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ बनानी चाहिए या हमें लग्जरीज बनानी चाहिए। जी बच्चों, आपके ख्याल में हमें पाकिस्तान जैसे मुल्क में नेसेसिटीज़ बनानी चाहिए, लग्जरीज बनानी चाहिए, क्या करना चाहिए? फ़र्ज़ कीजिए आप इकोनॉमिस्ट हैं और आपको ये फ़ैसला करना है। जी शाबाश बच्चों। तो जवाद अली का जवाब है कि हमें नेसेसिटीज़ बनानी चाहिए। मोहम्मद अली भी कहते हैं नेसेसिटीज़ बनानी चाहिए। और कोई बच्चा? जी शाबाश। बाकी सारे इकोनॉमिस्ट नहीं है? क्यों जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है? नेसेसिटीज़ हिना भी कह रही हैं, रुखसिंदा भी कह रही हैं, तो बिल्कुल सही है। हमें सबसे पहले नेसेसिटीज़ बनानी चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क गरीब है, ताकि ज़रूरियात ज़िंदगी सबकी पूरी हो जाए। उसके बाद अगर वसाइल बचेंगे तो हम लग्जरीज़ भी बनाएंगे, जो थोड़े बहुत अमीर लोग हैं उनके काम आ जाएंगी, और जो नहीं बच जाएंगी उन्हें हम एक्सपोर्ट कर देंगे। तो इसलिए हमें ज़्यादा नेसेसिटीज़ पे फोकस करना चाहिए। ठीक हो गई बात। दूसरा अहम फैसला, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाए। अब यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो अहम बातें 2 हैं। एक तो ये है कि दुनिया में बहुत सारे तरीक़े प्रोडक्शन हैं, लेकिन मेनली 2 काउंट होते हैं। एक लेबर इंटेंसिव, जिसमें लेबर ज़्यादा लगाई जाती है और मशीन
कम इस्तेमाल की जाती। और दूसरा कैपिटल इंटेंसिव, जिसके अंदर लेबर कम इस्तेमाल की जाती है और मशीन ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। तो पाकिस्तान में कौन सा तरीका यूज़ हो रहा है बच्चों? पाकिस्तान में कौन सा तरीका इस्तेमाल हो रहा है बच्चों? बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान में लेबर इंटेंसिव टेक्निक फॉलो हो रही है। और जापान में कौन सी हो रही है शाबाश बच्चों? जापान में, शाबाश, जापान में कैपिटल इंटेंसिव। तो इसका मतलब है ज़रूरत के मुताबिक टेक्निक इस्तेमाल होती है। और बाज़ मुल्कों में कैपिटल इंटेंसिव को ख़ुद से इस्तेमाल नहीं करने देते, कहते हैं कि इससे अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। मॉरिशस में और 2-4 मुल्क हैं वो, वहाँ पे मशीनों के इस्तेमाल से पहले ये फ़ैसला किया जाता है कि ऐसा ना हो हम मशीनें इस्तेमाल करें और उससे बेरोज़गारी हो जाए, तो वो इसको पसंद नहीं करते। अच्छा, तीसरी तरफ जो तीसरा सवाल है वो ये कि फॉर ह्यूम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए? क्योंकि मुईशत में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, तो मुईशत में एक वो लोग हैं जो रिच हैं और उनके पास हाई इनकम है, और एक पुअर है जिनके पास लो इनकम है। तो हमें किसके लिए चीज़ें बनानी चाहिए शाबाश बच्चों? जी, अगर आप इकोनॉमिस्ट हैं तो आप किसके लिए चीज़ें बनाएंगे? दोनों के लिए बना सकते हैं, ठीक है ना। प्रायोरिटी भी दे सकते हैं, प्रायोरिटी देनी हो तो किसको देंगे? तो चलिए, आने वाले दौर में इंशाअल्लाह अज़ीज़ ईद के बाद मैं आपको इकनॉमिक सिस्टम्स पढ़ाऊँगा। वो इकनॉमिक सिस्टम्स भी हमें इसका जवाब देंगे और देखेंगे कि कौन से इकनॉमिक सिस्टम जस्टिफाइड हैं कि हमें किसके लिए क्या चीज़ बनानी चाहिए, चीज़ों को कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए, और ये जो कौन सी चीज़ें प्रोड्यूस करनी चाहिए इसका फ़ैसला हमें डिफरेंट इकनॉमिक सिस्टम देंगे, जिसमें मार्केट इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, प्लान्ड इकोनॉमी है और इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। तो ये चारों को हम स्टडी करेंगे ईद के बाद। अच्छा, अब्दुल हसीब, मुझे इसका पता नहीं, अगर आपको पता है तो मुझे बता दीजिए। मुझे अभी इसकी कोई ख़बर नहीं, मैंने किसी को पूछा भी नहीं है, मैं बस पढ़ाता जा रहा हूँ अल्लाह का नाम लेके। कि मेरी आदत है, मैं ऐसी बात पूछता नहीं, बस काम करता रहता हूँ। जब ख़बर आ जाती है कि जी कल छुट्टी है तो छुट्टी कर लेंगे, नहीं तो ये मेरा कमरा है जहाँ मैं बैठा हूँ, ठीक है जी। और ये जो बैक साइड है एक्चुअली यहाँ पे कर्टन लगा ब्लू कलर का, उसको हमने सिंक्रोनाइज़ किया हुआ है सॉफ्टवेयर के साथ, तो वो ब्लू पर्दा है उसके आगे मैं बैठा हूँ, वो वाइट दिखेगा आपको, लेकिन अगर मैं ब्लू शर्ट पहन लूँ तो वो आपको ब्लू नहीं नज़र आएगी। तो ये मेरा कमरा है। और आजकल चूँकि इसके मेरी अलमारी इसके पीछे आ गई है, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो यू सी दैट के मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ, तो ये जो है आपको नज़र आएगा, ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है, ये यहाँ पे मैं तैयार हो जाता हूँ, वो आगे आपको नज़र आ रहा होगा दरवाज़ा है, इसके पीछे मेरी शर्ट टंगी हुई है, वहाँ से मैं शर्ट और टाई निकालता हूँ, दूसरे कमरे में भी रखी चीज़ें। ये मेरा बेड है, यहाँ पे मैं सोया होता हूँ, ठीक है जी। और जनाब जब सुबह उठता हूँ, उठ के जनाब रोज़ा रखा होता है, उठ के यहाँ पे ये सामने मेरी सिटिंग एरिया है, यहाँ पे मैं बैठ जाता हूँ, बैठ के अल्लाह का नाम लेके आपको जो है वो पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। अब जब तक कोई ऐलान नहीं होता तब तक तो मैं यहीं पे हूँ, हाँ जी। और यहाँ पे डिफरेंट डिवाइसेस लगी होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप देखना चाहेंगे तो एक मिनट, ये एक डिवाइस है जिस पर मैं आपको लिख के पढ़ा रहा हूँ। ये मेरी डिवाइस है, इसके ऊपर मैं पेन से लिखता हूँ, ठीक है, ये पेन है मेरा,
अच्छा, और ये जो है ये मेरी डिवाइस है जिसके ऊपर आप मुझे अगर गप लगा दें कि सर तस्वीर नहीं सही आ रही, ये नहीं आ रही, तो ये मेरी दूसरी डिवाइस है जो मुझे ये बता रही होती है कि मेरी जो आवाज़ है वो कैसी जा रही है। देखें जैसे ये आवाज़ आ रही है, ठीक है, लेकिन वो टोन होगी इसलिए मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। और इसका जो हेड है वो मेरे ये हेडफोन के साथ लगा हुआ है। अगर मुझे आप ये कहेंगे कि आवाज़ नहीं आ रही तो मैं यहाँ से चेक करूँगा। और ये मेरी स्पोर्टिव डिवाइस होती है जिस पर जो स्लाइड आपकी चल रही होती है वो स्लाइड पहले से मैं देख लेता हूँ कि मुझे अगला टॉपिक क्या डिस्कस करना है। तो ये मेरा सेटअप है, ठीक है जी। छोटा सा स्टूडियो है मेरा जहाँ मैं बैठा होता हूँ, ठीक है। और मेरे सामने जो है वो कुछ इस तरह की, ये देखिए इस तरह की कुछ लाइटें शाइटें भी लगी होती हैं, जैसे ये लाइट लगी हुई है, ठीक है जी। तो इस तरह की कुछ लाइटें शाइटें मेरे सामने लगी होती हैं जो कि मेरे ऊपर जो है वो रोशनी डाल रही होती हैं। तो ये है जो मेरा सेटअप है। तो इस तरह से मैं काम कर रहा हूँ। वो सोने का सामने बिस्तर है, यहाँ से उठ के आपको पढ़ाने आ जाना है। तो मैंने छुट्टी करके क्या करनी, जिस दिन छुट्टी का ऐलान होगा उस दिन ये कंप्यूटर बंद करेंगे, इसके ऊपर एक कपड़ा डालेंगे और जनाब उधर सोते रहेंगे आराम से, हैं जी। तो ये अब देखते हैं कि ये ऐलान कब होता है, ठीक है जी। अच्छा, तो ये जनाब ये यहाँ पे क्लास हो रही है आपके सामने, ठीक है। और जाने के लिए ज़्यादा को दूर नहीं जाना, ये साथ अटैच वाशरूम है और उसके साथ जनाब किचन है पीछे बैक साइड पे, वहाँ से जनाब भाभी आपकी रोटी पका देती हैं। इस तरह हमारा काम चल रहा है। बुलंद आदमी, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। अच्छा चलो अपने टॉपिक की तरफ आओ। अब इसका फैसले जो है ये इकोनॉमिक सिस्टम करेगा कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर ह्यूम टू प्रोड्यूस, ये बात। अब बच्चों जहाँ तक सवाल है हमारा कि इकोनॉमिक एजेंट्स का, अब जब बात आ जाती है कि मैंने आपको अभी तक जो है एक तो क्लासिफिकेशन इकोनॉमिक्स की कराई, एक इकोनॉमिक्स के फैसलों पे बात हो गई, अब आ जाते हैं आगे इकोनॉमिक एजेंट्स। तो आप कहते हैं सर इकोनॉमिक एजेंट कितनी दफ़ा पढ़ाने हैं आपने, आपने पहली डेफिनेशन में भी पढ़ाए हैं और उसके बाद जो है वो उम्र, यार आपकी मेरी उम्र में कोई थोड़ा सा ही फ़र्क है, कोई तकरीबन मैं आई एम इन 41-42 मेरी एज है, आपकी उम्र कोई 18-20 साल होगी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वो भाभी वाला हिसाब ही ठीक बनता है ना। तो अगर कोई 30-40 साल का फ़र्क हो तो फिर होता है वो इस तरह का रिश्ता, ठीक है ना। और तो फिर उस हिसाब से मैं कह देता हूँ, वैसे तो कोई ऐसी बात नहीं है, अगर आपने आंटी कहना है तो आंटी कह दें, खैर है कोई बात नहीं। अच्छा बच्चों, वो सुन तो नहीं रही, उसको आंटी कह दो, वो तो लड़ पड़ेगी भाई, उन्हें आके कैमरा तोड़ देना और उसने निकल के ना तुम्हारे मोबाइल में से, तो तुम्हें ऐसी दड़नी है तुम्हारी होश आ जानी टकाने। तो चुप करके पढ़ते रहो आराम से। अच्छा बच्चों, अब बात हम क्या कर रहे थे, इकोनॉमिक एजेंट्स पे बात कर लेते हैं। तो आप कहेंगे सर इकोनॉमिक एजेंट कितनी को दफ़ा पढ़ाने हैं आपने। तो पहली डेफिनेशन में भी ये पढ़ाया था कि इट इज़ अ फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ बायर। तो बायर जो है उसको हम कहते हैं वो बायर जो हाउस होल्ड है, और वो क्या करता है, वो कंजम्पशन करता है। कंजम्पशन करता है तो हम उसको सी से डिनोट कर देते हैं। अच्छा, कंजम्पशन किसकी करता है, किताब में हमें लिए एक लंबी कहानी छेड़ी हुई है, वो फ्रूट खाता है, वो फल खाता है, वो डबल रोटी खाता है, वो फ्रिज कंज्यूम करता है, कार कंज्यूम करता है। यार ये बातें कोई कहने की नहीं होती, ये सबको पता है कि कंज्यूमर है बाइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्लॉथ, कार एंड होम्स, डेट्स ऑल। अच्छा, अब फर्म्स हैं, फर्म्स जो है वो कौन है, वो सेलर्स हैं। अब सेलर्स की भी लंबी कहानी है, दीज आर दोज पीपल हु प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। भाई सबको पता है सेलर्स हैं, तो ज़ाहिरी बात है ढोलक तो नहीं बजाते होंगे, वो कोई प्रोडक्शन करते होंगे, कोई गुड्स बनाते होंगे, कार बनाते होंगे, तो जो चीज़ वो ख़रीदता है ये उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो लिहाजा इसको प्रोड्यूस करने के लिए इन्हें इन्वेस्ट करना पड़ता है बिज़नेस में, इसलिए इन्हें हम आई से डिनोट कर देते हैं। तो इस तरह ये दो एजेंट जो है आपने पढ़ा था कि ये दो एजेंट जो है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के थे, ठीक है ना। तो इसके अंदर एक सी है और एक आई है, ठीक है, सी प्लस आई। अच्छा, अब जो दो एजेंट रह गए हैं उसके अंदर एक गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे ऊपर टैक्सेस लगाती है।
टैक्सेस से पैसा इकट्ठा होता है जिससे हमारे लिए प्रोजेक्ट्स को मैनेज करती है, वो मेट्रो हो जाए, वैक्सीनेशन हो जाए या हेल्थ हो जाए, तो वो हमें ये प्रोवाइड करती है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। अब उसके बाद जो चौथी एंटिटी है वो है फॉरेन बायर्स। चौथी एंटिटी क्या है? फॉरेन बायर्स। फॉरेन बायर्स की जो डेफिनेशन है वो ये है कि एक तरफ एक्सपोर्ट्स हैं, यहाँ हिसाब पहले ही हो जाता है लेना क्या है और देना क्या है। तो जो नेट एक्सपोर्ट्स होती है ना, हम इन्हें XN से डिनोट करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि एक्सपोर्ट्स जो होती हैं इससे हमें रेवेन्यू मिलता है, और हम हमेशा एक्सपोर्ट्स को X से डिनोट करते हैं। E से डिनोट क्यों नहीं करते? बड़ी सिंपल सी बात है यार, E से लॉसिसिटी को भी तो किया था ना आपने डिनोट, E से इक्विलिब्रियम को भी डिनोट किया था, तो E से कितने को डिनोट करने हैं? तो एक्सपोर्ट में प्रोमिनेंट साइन जो है, सॉरी प्रोमिनेंट साउंड जो है ना एक्सपोर्ट में, वो X का है, इससे हम इसको X से डिनोट करते हैं। और ये मैं नहीं कर रहा, ये इकोनॉमिस्ट ने पहले से तय किया हुआ। और दूसरी तरफ इंपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट्स के बदले में हमें पैसे देने पड़ते हैं। तो इंपोर्ट के बदले, अब ये बात मैंने एक दफ़ा जो समझाई है, ये मैक्रो में भी 4 दफ़ा फिर समझानी पड़ती है, तो बेहतर ये इसको प्लीज़ एक ही दफ़ा में समझ लें कि इंपोर्ट्स जो होती हैं उसके बदले में हमें पैसे पे करने पड़ते हैं, पेमेंट करनी पड़ती है, ये बिल होता है। तो लिहाजा ये M से डिनोट होता है, चूँकि I से आपने इन्वेस्टमेंट डिनोट कर ली है, और इंपोर्ट में प्रोमिनेंट साउंड जो है वो M का है, तो लिहाजा M से डिनोट कर रहे हैं। तो जो ये आपका XN है, इसको कहते हैं नेट एक्सपोर्ट, ये निकलेगी एक्सपोर्ट के पैसे जो हमने कमाए हैं, यानी हम लाए हैं, जो हमारे मुल्क में इन हुए हैं, उसमें से वो पैसे जो मुल्क से बाहर चले गए हैं वो माइनस कर दें। तो इन होने वाले पैसे एक्सपोर्ट के थे और आउट होने वाले पैसे इंपोर्ट्स के थे। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो ये चौथा एजेंट आ गया, जिस इज XN। ये हमारी इकोनॉमिक्स की इक्वेशन है, ये चारों मिला दें तो एक ओपन इकोनॉमी बनती है। ओपन इकोनॉमी का मतलब है जो फॉरेन ट्रेड भी कर रही है। तो आपको याद होगा कल एक सवाल था कि जी ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है इसको 3 इकोनॉमिक एजेंट्स पे लगा दें ओपन इकोनॉमी के। तो ओपन इकोनॉमी में हमने कंज्यूमर पे लगाया था, बिजनेसेस पे लगाया था, फर्म्स पे लगाया था और गवर्नमेंट पे लगाया था। तो ओपन इकोनॉमी वो होती है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों कर रही है, इसको हम ओपन इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक बात बड़ी अहम है कि अगर किसी मॉडल में, इकोनॉमिक्स मॉडल में हम इन दो को लेते हैं, अगर किसी इकोनॉमिक मॉडल में हम पहले दो को लेते हैं तो हम इसको कहते हैं ये टू सेक्टर इकोनॉमी है, टू सेक्टर इकोनॉमी। और अगर हम इसके अंदर 3 को पिक कर लेते हैं, जैसे गवर्नमेंट को भी ऐड कर लेते हैं, तो फिर हम इसे कहते हैं कि ये 3 सेक्टर इकोनॉमी है। लेकिन अगर हम चारों को पकड़ लेते हैं, चारों को ले लेते हैं, तो फिर ये 4 सेक्टर इकोनॉमी है या ये ओपन इकोनॉमी है। तो अगर किसी मॉडल में सिर्फ कंज्यूमर और क्या है, बायर है, इसका मतलब जो डिमांड एंड सप्लाई आपने पढ़ा था वो कितने सेक्टर इकोनॉमी थी? शाबाश। जो आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था या मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ा था वो कितने सेक्टर इकोनॉमी थी? शाबाश। दैट वाज 2 सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है। और 2 सेक्टर इकोनॉमी माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गई। जब 3 सेक्टर हो गए तो फिर माइक्रो से बाहर आ गए आप। 3 सेक्टर हो गए तो आप माइक्रो से बाहर आ गए, फिर आप चले गए मैक्रो में। तो मैक्रो में 3 सेक्टर और 4 सेक्टर यानी ओपन इकोनॉमी, और जो आपकी 3 सेक्टर इकोनॉमी है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स बन गई। क्लियर जी? तो 4 सेक्टर इकोनॉमी का दूसरा नाम क्या है? ओपन इकोनॉमी, क्योंकि उसके अंदर ट्रेड हो रही होती है। और अगर 3 सेक्टर है तो इसका मतलब है आपने सिर्फ एक्सपोर्ट वाला मामला निकाल दिया है, गवर्नमेंट शामिल है उसके अंदर। जी बच्चों क्लियर है तो जी लिख के एंटर कर दीजिए।
अब आ जाए इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। ज़ाहिर है हर बंदे अपने सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंट कहता है, लेकिन सवाल ये है कि इकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंस है क्या। देखिए, इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस तो सबसे पहली ये है कि जितने भी आने वाले सब्जेक्ट्स होते हैं ये उनकी बुनियाद है। मिसाल के तौर पे किसी बच्चे को अगर कैफ 2 बहुत अच्छा आता है तो ये गारंटी वाली बात है कि उसकी सप्ली नहीं लग सकती कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट में। ये पहली अटैम्प्ट में बच्चा पास कर जाएगा। उसकी वजह कि वहाँ थ्योरी भी लिखनी पड़ती है, न्यूमेरिकल भी करने पड़ते हैं। तो इकोनॉमिक्स पहले ही प्रैक्टिस दे देती है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, लॉसिसिटी कैलकुलेट करनी है, कॉन्सेप्ट को लिखना है। तो लिहाजा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट चुके इसके अंदर से कॉस्ट सिखा के भेजेंगे आपको, तो कॉस्ट के कॉन्सेप्ट यहाँ से जब बन जाएंगे तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट आपको यूँ आ जाएगा। तो ये उसकी बुनियाद है। इसके बाद ये फाइनेंस की भी बुनियाद है। फाइनेंस की यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊँगा इंटरनेशनल फाइनेंस, एक्सचेंज रेट वगैरह। यही एक्सचेंज रेट वगैरह आगे जाके आपके EF मॉड्यूल के अंदर और आपके कैफ 8 में जो है वो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस के साथ रिलेट करेंगे आपकी फर्म की कॉस्ट को। तो ये भी मैं आपको यहीं से इंशाल्लाह पढ़ा के भेजूँगा। तो ये उसकी बुनियाद होगी, ठीक है। इसी की बुनियाद पे आप आगे चल के बिज़नेस पॉलिसी पढ़ेंगे या बिज़नेस एनालिसिस पढ़ेंगे। आपका अब नया पेपर आएगा इंशाल्लाह कैफ 7 आई थिंक, तो उसके अंदर आप बिज़नेस एनालिसिस पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये भी यहीं से आप पढ़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा बिज़नेस के मॉडल कौन कौन से होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन क्या है, मोनोपोली क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है, ओलिगोपोली क्या है, एडवर्टाइजिंग किस में होती है, सेल्स प्रमोशन किस में होती है। तो आधा बिज़नेस आप यहीं से सीख जाएंगे। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि यहाँ पे इसकी लर्निंग होती है। दूसरा इसमें काम जो है वो ये होगा कि ये आपको रिसर्च सिखाएगी। रिसर्च, क्योंकि जो काम इकोनॉमिक्स में होना है वो किसी स्टैटिस्टिकल डाटे से होना है, जो लिखा गया उसके पीछे डाटा। तो ये आपको बार बार सोचना कि एक वेरिएबल बढ़ेगा, दूसरा कम होगा, इसके बढ़ने इसके कम होने से ये क्या होगा। तो ये हर वक्त आपको दोबारा रिसर्च 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 फोकस करेगी। तीसरी चीज़ ये है कि इससे आपकी एक साइंटिफिक अप्रोच डेवलप होगी। आप देखिएगा बड़े बड़े काला जादू करने वाले और जनाब डॉगमास में बिलीव करने वाले इकोनॉमिक्स पढ़ने आए, लेकिन जब वो इकोनॉमिक्स पढ़ गए तो उनकी अप्रोच साइंटिफिक हो गई। फिर उन्होंने कभी घर जाके ये नहीं कहा कि जी मेरे नंबर कम इसलिए आए थे FSC में कि मेरी पुप्पो ने तवीज़ डाले थे, बल्कि फिर वो यही कहते हैं कि मेरे नंबर कम इसलिए आए थे चूँकि मैंने मेहनत कम की थी। तो उनकी अप्रोच जो है ना वो साइंटिफिक बुनियादों पे हो जाती है। चौथी चीज़ ये है कि जो इकोनॉमिक्स है वो आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सिखाती है, ठीक है जी। बल्कि नेशनल पॉलिटिक्स भी आ जाती है, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आपकी बड़ी महारत हो जाती है। क्योंकि आपको याद होगा इकोनॉमिक्स का पुराना नाम था पॉलिटिकल इकोनॉमी। उसकी वजह ये है कि दुनिया में जितनी भी वार्स होती हैं ना, उनके पीछे जो रीज़न होती है वो इकोनॉमी होती है, ठीक है भाई। वाई पाकिस्तान इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, अमेरिका भी कहता है, चाइना भी कहता है मेरे कब्ज़े में आ जाए, अमेरिका कहता है मेरे कब्ज़े में आ जाए, सऊदीया कहता है ये मेरी बात माने। वो भाई कभी अफ्रीका का तो नहीं कहा, युगांडा का तो नहीं कहा, इथोपिया की तो कभी बात नहीं हुई। क्योंकि उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन अ सिचुएशन जिसकी एक साइड पे अफ़गानिस्तान है और उसके आगे सारी रशियन न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट है तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, जो बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर बन जाएंगी। और इसके एक तरफ एक बहुत बड़ी मुआशी पावर है चाइना, और इसके एक तरफ जो है एक बहुत ही बड़ा मुल्क है और वो है इंडिया। तो लिहाजा और इसके चारों तरफ ना सही लेकिन इसके दो तरफ से इसको बहुत बड़ा समंदर लगता है, जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट और क्रूशल सीज है, सी पोर्ट है, जो कि दुनिया में 2400 घंटे हफ्ते के 7 दिन और साल के 365 दिन ऑन रहता है, कभी बर्फ़ नहीं जमती इसके ऊपर। जबकि चाइना को देख लीजिए, रूस को देख लीजिए, उनके सामने ऐसे समंदर हैं जहाँ पर 4-4, 5-5 महीने बर्फ़ जमी रहती, कोई कारोबार नहीं हो सकता। बल्कि सर्दियों में चाइना के 2 टुकड़े हो जाते हैं, एक टुकड़ा वो शंघाई और बीजिंग उस साइड पे है जो बहुत तरक्की याफ्ता है, और एक वो हिस्सा है जिसके लिए सी पैक बना है।
वो आपस में रब्ता ही इतना ख़ास नहीं रहता। अच्छा, तो ये बच्चों आप ये कह सकते हैं कि हर जंग के पीछे पॉलिटिकल रीज़न होती है। तो हमें वॉर्स की सिस्टम समझाता है इकोनॉमिक्स कि कश्मीर क्या है, इज़ अ वॉर फॉर वाटर, एक्चुअली वाटर रिसोर्सेज है वहाँ पे। अच्छा, अब इसराइल अरब इसराइल वॉर क्या है कि जो गज़ा की पट्टी है वहाँ पानी के स्रोत हैं। तो लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि जो बुनियादी जंग है आज वो मुईशत की है। आज किसी के गले में पट्टा डाल के उसे ग़ुलाम बनाने की ज़रूरत नहीं है। IMF किस लिए है? तो आप सारी बातें समझते हैं। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज tells us about the advanced courses, research, scientific approach, पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड है वो बताता है हमें। ठीक है जी, तो ये बच्चों इसकी इंपॉर्टेंस होगी। तो आज के लिए इतना ही, हलक भी खुश्क हो गया है, तो बस अल्लाह हाफिज़ करते हैं। आज की अंडरस्टैंडिंग कैसी रही 1 से लेकर 100% तक? आज के टॉपिक्स में क्या क्या था? ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स थी, इकोनॉमिक एजेंट थे, इकोनॉमिक क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो 100% है मोहम्मद अली भट्ट कह रहे हैं, हिना इकराम 100% कह रही हैं। सारे का सारा मेरी स्लाइड से पढ़ें, मेरे नोट्स में से पढ़ें। नोट्स में हर एक एक चीज़ गिवन है, वहाँ से पढ़ लें। ठीक है जी, तो नोट्स अपलोडेड है बेटे, गूगल क्लासरूम से डाउनलोड करें और पढ़ें आराम से। और उसमें मैंने मुश्किल लफ्ज़ निकाल दिए हुए हैं, स्लाइड्स मैं अभी थोड़ी देर में सेंड कर दूँगा। मैं बल्कि इनको इसी तरह सेव कर देता हूँ ताकि इसी हालत में आपको मिल जाए। ठीक होगी बात? तो लो बच्चों, सी यू इंशाल्लाह टुमारो। थैंक यू वेरी वेरी मच। कल छोटी छोटी डेफिनेशन ही वैसे मैंने करानी है आपको। ठीक है, तो कल मुलाकात होती है आप लोगों से। इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ से आपकी पहले रिकॉर्डिंग बंद कर दें यार।